स्वागत है सभी का। सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम कक्षा 10 का मॉडल पेपर नंबर 5 हल करेंगे संजीव डेस्क वर्क से। और उसमें हमें दिया गया पहला ही प्रश्न बहुविकल्पीय, और उसका पहला जो क्वेश्चन हमें दिया गया यहाँ पर वो दिया गया है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 245 और 1029 को भाग देने पर क्रमशः प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। तो सबसे पहले इसमें हमें एक चीज देखनी होगी कि हमें क्या करना है। जो संख्याएं दी गई हम पहले लिख लेते हैं। एक हमें दी गई 245 और एक हमें दी गई 1029, और दोनों में किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का भाग लगाएंगे तो दोनों में क्या बचेगा, शेषफल 5 बचेगा। तो जो शेषफल बचने वाला उसको हम पहले ही माइनस करके निकाल देते हैं। तो अब हमारे पास जो संख्या आ रही है इसमें कोई शेषफल नहीं बचेगा, क्योंकि पहले जो संख्या थी उनमें शेषफल बच रहा था, वो शेषफल हम पहले से हटा देते हैं। तो ये बनेगा 240 और ये बनेगा 1024। अब हमें क्या करना है, 240 और 1024 इन दोनों संख्याओं को हल करना है, और इसमें कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या का भाग लगाना है। तो जैसे पहले भी आपको बताया गया था, जब ऐसे सवालों के अंदर आपको छोटी से छोटी बोला जाए तो एलसीएम निकालना होता है, और बड़ी से बड़ी बोला जाए तो हमें एचसीएफ यानी कि मैं से निकालना होता है। और मैं से निकालने के लिए हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, दोनों संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 240 का हम निकालते तो ये निकलेगा 120 बार, फिर 2 से जा रहा है 60 बार, 2 से जा रहा है 30 बार, 2 से जा रहा है 15 बार, अब 2 से नहीं 3 से जा रहा है 5 बार, और 5 से जा रहा है 1 बार। और इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं पहले 2 से, तो 2 से जा रहा है ये 512 बार, फिर 2 से जा रहा है ये 256 बार, फिर 2 से जा रहा है ये 128 बार, फिर 2 से ही जा रहा है ये 64 बार, अभी भी 2 से जा रहा है 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। तो हम देखते हैं कि एलसीएम में एचसीएफ में हमें क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है। तो इनका एचसीएफ निकलेगा, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, फिर 2 कॉमन आ रहा है, फिर 2 कॉमन आ रहा है, और उसके बाद फिर से 2 कॉमन आ रहा है। इसके बाद में यहाँ पे आ रहा है 3, जो 3 इसमें कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है। इतनी संख्या कॉमन आएगी तो ये आ रहा है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग लगाएंगे 245 1029 में, तो शेषफल 5 बचेगा, वो संख्या क्या है, 16। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। इसके बाद हमें पूछा गया है दूसरा प्रश्न, जो हमें दिया गया है उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है जिसमें शून्यक 4 और -4 हो। तो अब हमें यहाँ पे ध्यान से देखना है कि हमें द्विघात बहुपद निकालना है, यानी कि द्विघात बहुपद को हमें बनाना है, लेकिन उसके शून्यक हमें पहले से दे दिए गए हैं। और शून्यक हमारे पास है एक 4 और एक है -4। तो इसके लिए हम सिंपल देखते हैं सबसे पहले कि हमें पता है जब शून्यक दिए गए हों तो द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला क्या रहता है, आइए समझ लेते हैं। सिंपली हमें ध्यान रखना होता है कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x², फिर माइनस, और फिर हमें क्या होता है, जो शून्यकों का योग होता है और उसके गुणा में x, फिर प्लस में, और उसके बाद में जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो लिखना होता है। तो सिंपल सा हम देखते हैं x² एज इट इज रहेगा, फिर माइनस, ये जो शून्यकों का योग हम लिख रहे हैं ये होता है शून्यक अल्फा और बीटा, यानी कि प्रथम और ये द्वितीय शून्यक। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में अल्फा, यानी कि पहला शून्यक क्या है हमारे पास, प्लस का 4, फिर प्लस, और बीटा, बीटा का मतलब हो गया कि द्वितीय शून्यक जो क्या है माइनस का 4। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे हम यहाँ पर, फिर है x, प्लस में
वापस से शून्यक लिखने पर इस बार गुणनफल में। तो अल्फा यानी कि पहला शून्यक है 4 और गुणा में दूसरा शून्यक हमारे पास है -4। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा, माइनस इसको हल करते तो देखो 4 है प्लस माइनस -4 और उसके साथ में रहेगा बाहर में गुणा में एक्स। यहाँ पे रहेगा 4 की 4 से गुणा करने पे 16 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो एक्स स्क्वायर है ये 4 प्लस का और माइनस का, प्लस माइनस क्या आ गया माइनस, 4 में से 4 गया 0 और 0 ही गुणा किसी से भी करो उसे भी क्या बना लेता है 0। तो 0 लिखना कोई आवश्यक नहीं है। बाद में क्या है माइनस का 16। तो अब हमारे पास जो द्विघात समीकरण बन के आई है वो आई है ये। तो हम बता सकते हैं द्विघात बहुपद कौन सा बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 16। इसका ऑप्शन भी रहेगा ए। सवाल नंबर 3 हमें यह दिया गया पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। यदि पिता की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है, ठीक है। तो इसे हम पहले इतना ही समझते हैं। हम यह समझते हैं कि यदि हम पुत्र की आयु x वर्ष मानते हैं, हालांकि इसके बाद में क्वेश्चन है पर एक बार उसे छोड़कर हम इसे क्यों समझते हैं, और यहाँ पर पुत्र की आयु x वर्ष है तो पिता की आयु पुत्र से 3 गुना ज्यादा हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी 3x। तो आएगी 3x बराबर में x, ये आयु रहेगी, ठीक है। लेकिन अब इस एक चीज को ध्यान से हम समझेंगे, ये इस प्रकार नहीं हो पाएगा। परंतु हमें सवाल में यहाँ पर दिया गया है पिता की आयु का हमें x मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा x वर्ष। तो हम यदि पिता को x मानेंगे तो हमें क्या करना है, जो साथ में 3 गुणा में वो कहाँ चला जाएगा भाग में, तो पिता और ये आ जाएंगे पुत्र। तो इस तरीके से ये सवाल होगा। अब ये बोला गया 5 वर्ष बाद क्या आयु होगी, तो 5 वर्ष बाद सिंपल सी बात है, दोनों 5-5 साल क्या हो जाएंगे बड़े हो जाएंगे, पिता भी और पुत्र भी। लेकिन हमें सिर्फ बतानी है पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु 5 साल बाद क्या होने वाली है, x/3 प्लस में 5 वर्ष। यदि ये हमारा कोई ऑप्शन है तो उसे हम टिक कर देंगे, x/3 प्लस 5 सही नंबर ऑप्शन है तो उसे हम टिक कर देते हैं, वो हमारा राइट आंसर है। आगे हमें दिया गया है सवाल नंबर 4। हमें यहाँ पे दिया गया त्रिभुज PQR और त्रिभुज DEF। सबसे पहले हमें ये बनाने पड़ेंगे इस सवाल को हल करने के लिए। तो वैसे तो हमें पता है ये टिक ही करना है, बट हमें ये सवाल टिक करने के लिए भी ऑप्शन कौन सा सत्य आ रहा है उसको बताने के लिए हमें क्या करना है, त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। 6ठी प्रश्नावली से ये सवाल। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर इस सवाल को सिंपल करना है तो 2 त्रिभुज है, पहले का तो आप कैसे भी नाम लिख सकते हैं, चाहे पहले का लिखो या दूसरे का, किसी एक त्रिभुज का नाम तो आप कैसे भी लिख लो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख लिया PQR। दूसरे का मैं सीधे ऐसे DEF नहीं लिखूंगा। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो कोण मुझे बराबर दिए गए हैं मैं उनको पहले ध्यान में रखूंगा। जैसे D बराबर है Q के, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर Q इस तरफ आया है तो बराबर वाला D इधर ही आए तो बेटर है, समझने के लिए आसान रहेगा। जैसे R इस तरफ आया है तो E इस तरफ ही आएगा तो क्या समझने में आसान रहेगा। और अब आपके पास तीसरा नाम है DEF, तो याद रखिएगा तीसरा कोण तीन दोनों के ये है तो ये दोनों का कोण बराबर आने वाला है। अब इससे समझने में आसानी क्या रहेगी ये वो समझते हैं। हमें पता है यहाँ पे 4 ऑप्शन है और चारों में से एक ऑप्शन ही है जो सत्य है, बाकी 3 गलत है। तो हमें सत्य वाला बताना है कौन सा सही आ रहा है। तो हमें ये तो पता है जब कोण बराबर होते हैं तो उनके जो भुजाएं होती है समानुपाती बराबर होती है। लेकिन इसको समझने का एक तरीका ये है, इतने सारे ऑप्शन को एक साथ देखने से अच्छा एक बार ऐसे देखते हैं। हमें सर्वप्रथम कोण ये और ये दिया था, ये तो हमें पता बराबर हो गया। तो हम कुछ ऐसे लेंगे कि अगर हम भुजा ऐसे ले रहे हैं Q से R ले रहे हैं तो हम D से E लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर पहला कोण ये आ रहा है तो ये पहले कोण के बराबर है, दूसरा कोण ये आ रहा है तो दूसरा इसके बराबर है। ऑप्शन हमारे सामने है तो हमें क्या है, सीधा नहीं लिखेंगे, पहले हम देखेंगे ऊपर कौन सा आ रहा है त्रिभुज। ऊपर आ रहा है EF DF, यानी कि ये वाला DF EF
DE DF, यानी पहला नाम इस त्रिभुज का आएगा तो हम भुजा अगर ये लेते हैं तो हम पहले इसी त्रिभुज का नाम लिखेंगे। DE भुजा लिया है तो D के बराबर कौन था Q और E के कौन बराबर था R, तो भुजा हो गई QR। ठीक है, ये भुजा हो गई। दूसरा, अब ये ऑप्शन हम देखते हैं अगर मिल रहा है तो फिर उसी का ऑप्शन हम टिक कर देंगे। EF PR नहीं है, DF नहीं है, DF नहीं है, EF नहीं है, DE बटे QR ये ऑप्शन मिल चुका है। तो अब हम दूसरा ये देख सकते हैं, अगर ये इक्वल आ रहा है तो हम यही आंसर हमारा टिक हो सकता है। तो हम देखते हैं बराबर में क्या आ रहा है, इसमें लिया DF, D और F, तो अगर ये कौन पहले आ रहा है तो हमें यही कौन पहले लेना पड़ेगा। अगर DF लिखा है तो हमें लिखना पड़ेगा QP, तो DF बटे में QP, नहीं PQ दिया है, इस कौन को पहले दिया है, ये कौन D ये वाला और P ये वाला दोनों बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारे लिए सही नहीं है, ये पहले ही दो गलत थे। अब आखिरी देखते हैं, आखिरी में ये रहा DE बट्टे में QR, ये दोनों ऑप्शन तो मिल गए। अब सामने देखो EF और RP है, तो पहले EF ही देखते हैं। EF अगर पहले E है तो E के बराबर में कौन कौन सा आएगा R, ऊपर दिया भी है। अगर इधर EF है हमारे पास EF, तो E के बराबर में कौन आएगा R और F के बराबर में आएगा P। तो अगर हमारा ये सही हो रहा है तो हम इसे टिक कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर DE बट्टे QR तो हमारा पहला भी आ रहा था, और अब इधर EF बट्टे में RP ये हमारा ऑप्शन सही आ गया है। यही सत्य हम तो D नंबर ऑप्शन को हम क्या कर देंगे, राइट क्लिक कर देंगे। आगे सवाल नंबर 5 हमें दिया गया है, दो बिंदुओं 0 cos थीटा और sin थीटा 0 के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी ज्ञात करने वाली प्रश्नावली थी 7, लेकिन साइन कोस को हम देखते ही समझते हैं ये 8वीं प्रश्नावली। ऐसा कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अगर दूरी का कोई सवाल आ रहा है तो वो प्रश्नावली 7 से, और उनके लिए वही फॉर्मूले में यूज करने हैं। जैसे हमें यहाँ पर ये निर्देशांक दिए गए, मान लीजिए ये A बिंदु के और ये B बिंदु के, तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि अगर दूरी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, A और B जो बिंदु है उनकी दूरी निकालने का तरीका होता है जो प्रश्नावली 7 में हमने देखा था, अंडर रूट, और सबसे पहले आता है x2 माइनस में x1 और होल स्क्वायर, फिर प्लस में ऐसे ही y2 माइनस y1 में होल स्क्वायर। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिए, ये x1 होता है, ये x2 होता है, तो x2 हमारे पास कितना आया है साइन थीटा, और माइनस में x1 कितना है 0 और ऊपर होल स्क्वायर, प्लस में y2 हमारे पास कितना है 0, माइनस में y1 क्या हमारे पास cos थीटा और ऊपर होल स्क्वायर। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, साइन में से 0, वैसे कोई भी नंबर या कुछ भी कोई भी चर या अचर पद हो उससे हम 0 घटाएंगे तो वापस वही वापस आ जाएगा साइन थीटा, बट ये ऊपर होल स्क्वायर था जो अब 0 से घटने के बाद साइन थीटा ही बचा, तो उसकी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर। प्लस में जैसे मैंने बताया 0 को किसी में प्लस करो या माइनस करो वापस वही आएगा, तो माइनस का कोस थीटा आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का कोस थीटा, और उसकी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी एक सरल समीकरण बनती थी प्रश्नावली 8 में, तो उसका मान क्या आता था 1, और अंडर रूट वैसे का वैसा, 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे वर्गमूल तो क्या निकलेगा 1 ही आंसर आएगा। तो हमें क्या करना है, जो राइट आंसर हमें इसमें दिखाई दे रहा है उसमें हम टिक कर देंगे, और राइट आंसर हमें दिखाई दे रहा है A नंबर ही दिखाई दे रहा है तो उसे हम टिक कर देंगे। उसके बाद में आ रहा है सवाल नंबर 6, इसमें हमें दिया गया है यहाँ पर tan थीटा, जिसमें हमें दिया है A बटा B, और तब हमें दिया गया है कि अगर tan का मान ये है तो साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा ये प्लस माइनस में, और अंत में उत्तर आएगा वो किसके बराबर आ रहा है वो हमें बताना है। तो इसके लिए सिंपल सी चीज हम ध्यान रखेंगे। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट इसको करने का एक सिंपल तरीका हम यूज कर सकते हैं। जब हम 8.1 में देखते थे tan साइन किसी का मान दिया होता तो हम उसको क्या करते थे, लाल कक्का की एक ट्रिक थी उसे यूज करते थे हम, तो उसका यूज करके सिंपल कर सकते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। हमें पता है कि tan में लाल कक्का की ट्रिक से मान होता है साइन कोस tan l बट्टा a, l बट्टा में आधार, तो l हमारे पास आ रहा है a और आधार आ रहा है हमारे पास b, क्योंकि tan का मान यही होता है।
ठीक है। तो हम क्या समझते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं समकोण, तो जिसमें लंब हमारे पास है ए और आधार हमारे पास है बी। हम निकालते हैं कर्ण। अब कर्ण को निकालने का तरीका क्या रहेगा, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि हमें सिर्फ टिक करना है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, हमें हर चीज़ को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, पर समझने के लिए हमें चाहिए। कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आधार और लंब का स्क्वायर, और हमें पता है इससे ज़्यादा हम हल नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो हम सिर्फ इसको इतना ही लिखकर छोड़ देंगे। बस एक चीज़ और करनी है हमें कि कर्ण है, ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट। अब हम क्या करेंगे, कर्ण हमारे पास आ चुका है। अब हम देखते हैं हमें साइन कोस की जगह साइन कोस के मान रखते हैं। जैसे सबसे पहले ए दिया तो वैसे का वैसे रहेगा, उसके साथ गुणा में साइन थीटा का मान रख देते हैं, और साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास पहले से दिया था, कितना था, ए, और बट्टे में कर्ण हमने क्या निकाला है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद में आएगा यहाँ पर प्लस, फिर है बी की गुणा, बी है, और कोस का मान होता है आधार बट्टे में कर्ण। तो आधार हमारे पास है बी, और बट्टे में कर्ण हमारे पास वही अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर भाग, अब इसका मान भी रखना है तो ए का ए ही रहेगा, साइन है तो साइन का मान तो वापस वही आएगा, ए बट्टे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बीच में है माइनस, और बाकी वैसे का वैसे है, क्योंकि बी का मान बी रहेगा, और कोस का मान हमने पहले भी रखा था, बी बट्टे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सिंपल सा ध्यान रखिए, ये 4 बट्टा हो गया, पहले हम 2 कॉल करते हैं फिर 2 कॉल करेंगे। ए की गुणा ए से करने पे क्या आएगा, ए स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस, बी की गुणा बी से करने पे क्या आएगा, बी स्क्वायर, और यहाँ पे बट्टे में क्या था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर नीचे वाला बट्टा, इसमें भी एक ही ए से गुणा करने पे क्या आएगा, ए स्क्वायर, और बट्टे में क्या था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बीच में माइनस था, बी की बी से गुणा करने पे क्या आएगा, बी स्क्वायर, और भाग में क्या था, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें पता है कि सबसे पहले यदि प्लस माइनस हो तो हम बट्टे वाली संख्या क्या लेते हैं, वर्ग, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों संख्याएं सेम है तो एलसीएम सेम ही आने वाला है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जब हर दोनों समान हो, एलसीएम समान हो, तो हमें पता है कि इसका इसमें भाग लगाने पे ए क्या आएगा, और एक की गुणा ए स्क्वायर से करने पर ए स्क्वायर आएगा, प्लस इसका इसमें भाग एक बार जाएगा, और एक की गुणा बी स्क्वायर से करने पे बी स्क्वायर आएगा। सेम ऐसे ही हमें नीचे करना है, क्योंकि ऊपर और नीचे में संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है। यानी जहां प्लस है वहां क्या आ जाएगा, माइनस, यानी कि ए स्क्वायर हमने एलसीएम लिया था तो आया था अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर रहेगा यहाँ, बस जहां प्लस आया था वहां क्या आ जाएगा, माइनस, और बी स्क्वायर वैसे का वैसा। 4 बट्टे हैं तो इनको सही रखने का तरीका भी बताया हुआ आपको कुछ इस प्रकार से, कि पहले वाले और दूसरे वाले बट्टे में कोई चेंज नहीं होता है, और इसके बाद में जो संख्याएं आती है यानी अगले बट्टे, तो उसको हमें पता है कि डिवाइड का मतलब क्या होता है, भाग में ही लिखना होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और भाग में क्या था, वही अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जैसे मैंने बताया आगे वाले जो 2 बट्टे थे उनमें कोई बदलाव नहीं आता, वैसे के वैसे ही रहेंगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, भाग में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और भाग को जब गुणा में बदलते हैं तो आगे वाली संख्या होती है व्युत्क्रम, यानी जो ऊपर है वो चला जाएगा नीचे, और जो नीचे है वो चला जाएगा ऊपर। अब ध्यान से देखते, ऊपर और नीचे ये अंडर रूट वाली संख्या समान है तो ये कट जाएगी, और जो बच्चा है वो हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर। तो ऊपर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है, जो जिसमें सही मिल रहा है उसे हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा सही आंसर कौन सा मिल रहा है, पहला ही मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसे हम टिक कर देंगे। फिर आ रहा है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में हमें यहां दिया गया है एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की अंडर रूट 3 गुना है।
तो सूर्य का उन्नताश कोण ज्ञात कीजिए। तो हम ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले इस सवाल के लिए नवी प्रश्नावली का हमें एक मीनार बनानी पड़ेगी, यानी 90 का एक त्रिभुज, 90 डिग्री का एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो मीनार की ऊंचाई जो है, यानी कि ये जो h है, ये छाया से √3 गुना है, यानी कि ये इतना बड़ा है। हमें पता होता है कि जब भी हमें पता है कि ये ऊंचाई है और ये आधार है छाया, और छाया से √3 गुना है, तो हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी, ये √3 गुना जो हमें करना है उस ऊंचाई को करना होता है, ना कि छाया को, क्योंकि जिसमें गुना दिया था उसको नहीं करके अपोजिट साइड में करते हैं। तो हाइट कितनी हो जाएगी, सबसे पहले आधार के आधार हमारा रहेगा x, और उसी x का 3 गुना क्या हो जाएगी ऊंचाई, तो ये हमारे पास आएगा √3x। समझने के लिए दोबारा समझ लेते हैं हम कि सबसे पहले इसने कहा ऊंचाई छाया से √3 गुना है, तो अगर छाया हमें पता होगी तो ऊंचाई को उसके √3 गुना हम कर देंगे। छाया हमारे पास x है और उसी x की √3 गुना हो जाएगी ऊंचाई। तो अब हमारे पास ये है, और लाल कक्का की ट्रिक हमें पता है कि लंब और आधार किस में आता है, लंब और आधार आता है tan में। तो हम यहां लिख सकते हैं tan थीटा। एंगल कितना हमें पता नहीं है, और tan थीटा में होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास है √3x और बटे में आधार है x। तो हम देखते हैं यहाँ x से x तो कट गया। तो अब देखते हैं हम tan थीटा में √3 का मान जो आता है वो कितने डिग्री में आता है, वो आता है tan थीटा, यहाँ √3 आएगा tan 60 डिग्री। तो tan से tan कट गया, थीटा एंगल कितना डिग्री आया, 60 डिग्री। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो हमें जहां पर राइट ऑप्शन मिल रहा है उसे हम टिक कर देंगे। ये रहा डी नंबर। अगला हमारा जो सवाल है उसमें दिया गया है कि कोई वृत्त जो होता है उसके व्यास के सिरों से खींची गई स्पर्शरेखाएं परस्पर क्या होती है। देखो ये तो सिंपल सा हम यही समझ लेते हैं। यदि कोई वृत्त है हमारे पास, तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है, उस वृत्त के व्यास के जो सिरे होते हैं, मान लीजिए कहीं व्यास है और उस व्यास के जो दोनों सिरे हैं उनसे हम स्पर्श रेखाएं अगर खींचेंगे तो वो परस्पर क्या होगी, वो रेखाएं दोनों क्या होगी, एक दूसरे के समांतर। तो ये ऑप्शन नंबर हो गया बी। फिर सवाल नंबर 9, देखिए त्रिज्या r, कैपिटल R लेना है और एक अर्धवर्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसके अंदर एक चीज ध्यान रखिएगा, आगे सवाल नंबर 9 के लिए फिर हम यही देखते हैं कि सबसे पहले हम एक अर्धवर्त बना लेते हैं। अर्धवर्त बनाएंगे तो उससे हमारा सवाल आगे आसान हो जाएगा। हम यही बना के देख लेते हैं। देखिए अर्धवर्त तो हमें पता है कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये हमारा अर्धवर्त हो गया। अब इसके अंदर में एक एक चीज देखनी है कि अर्धवर्त में एक त्रिभुज खींचना है। तो अर्धवर्त में एक चीज ध्यान रखिएगा, ये होता है व्यास और यहां बीच से निकलती है त्रिज्या। और हमेशा याद रखिएगा ये जब त्रिज्या इस प्रकार आती है, यहां से लेके यहां तक ये त्रिज्या है जो कि समान है, तो ये हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 का। तो हमें पता है कि जब व्यास हमें दे रखा है तो उससे पहले त्रिज्या भी तो हमें दी थी, त्रिज्या थी r, और पूरे की हम देखेंगे तो ये होगी त्रिज्या r और r यानी होगी 2r, ये पूरा व्यास बन जाएगा। और हमें सबसे बड़ा त्रिभुज बनाना है इतनी ही आकृति पर अर्धवर्त में। तो सबसे बड़ा त्रिभुज तो हम ऐसे बना सकते हैं। तो इसमें ये जो 90 के एंगल के नीचे ये हमारा आधार रहेगा पूरा और ये ऊंचाई रहेगी। तो देखो आधार पूरा क्या हो गया, सबसे पहले 90 डिग्री का त्रिभुज बन रहा है तो उसके त्रिभुज का हमें क्या निकालना, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार और गुणा में ऊंचाई, जो हमने पहले भी कक्षाओं में पढ़ा है 1/2। अब देखो आधार इसका कितना बना, आधार यहां से लेके यहां तक पूरा बनेगा क्योंकि पूरा त्रिभुज है, तो वो बनेगा r + r यानी पूरा व्यास बन गया, ये पूरा आधार कितना बन गया 2r, गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई ये है और ये त्रिज्या ही है, और त्रिज्या कितनी थी, कैपिटल में r। 2 से 2 चला गया, 1 की गुणा r से करो r, और r की गुणा r से करने पे क्या आ जाएगा, r²। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए।
आगे सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10, ये जो प्रश्नावली हमारे 10 से 11 से दिया गया सवाल है, इसमें 21 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है, यानी त्रिज्या में मिल चुकी है, और चाप पर केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो भी हमें मिल गया है। हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी सिंपल हमें क्या करना है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगाना है। और चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है हम यही समझ लेते हैं एक बार के लिए। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुणा में 2 पाई आर। तो देखो थीटा यानी एंगल हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, बटे में 360 डिग्री है, गुणा में 2, पाई की जगह पाई का मान, और आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या में दी गई थी कितनी है, 21 दे रखी है। तो ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला है, इसे हम हल करेंगे तो हमारी चाप की लंबाई भी आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर 0 से 0, थीटा थीटा कट गया, 6 से 36 कट गया 6 बार, 7 से 21 कट गया 3 बार, 3 से 6 कट गया 2 बार, और 2 से 2 कट गया 1 बार। तो ऊपर बचा है 22, नीचे कुछ भी नहीं बचा है, तो ये आ गया 22 सेमी स्क्वायर, सॉरी 22 सेमी, क्योंकि चाप की लंबाई निकाली है, त्रिज्या खंड नहीं निकाला। तो ये हमारा जो भी ऑप्शन सही होगा उसे हम टिक कर देंगे। हमारा ऑप्शन नंबर आ रहा है सही बी, उसे हम टिक कर देंगे। फिर इसी से रिलेटेड आ गया क्वेश्चन नंबर आ रहा है 11, जो प्रश्नावली 12 से है। यदि दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात हमें दे रखा है, ऊंचाइयों का अनुपात भी दे रखा है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या आएगा वो हमें निकालना है। तो त्रिज्या का अनुपात ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, और शंकु के है ये दोनों, और शंकु के आयतन का अनुपात निकालना है। 2 थे तो सबसे पहले शंकु का आयतन पहले का, और बट्टे में शंकु का आयतन दूसरे का, दोनों का अनुपात निकालना है। तो हम देख लेते हैं, शंकु का आयतन का पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि हमें पता है दोनों में समान ही रहने वाला है, क्योंकि दोनों में शंकु का आयतन है। लेकिन अब इसमें एक चीज हमें देखनी है यहाँ पर, कि सबसे पहले 1/3 में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। पहले की पाई, हम इसीलिए पाई को पाई रख रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर कोई क्षेत्रफल या आयतन निकालना नहीं है, सिर्फ अनुपातों को बराबर करना है। तो ये एक दूसरे से कटने ही वाले हैं। वैसे कट रहे हैं तो हम पहले ही कट कर ही देते हैं, ताकि ये क्या फ्री हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है 1/3 से 1/3 और पाई से पाई एक दूसरे से क्या हो रहा है, क्रॉस। अनुपात का मतलब भाग में होता है, और भाग का मतलब एक दूसरे से कट जाते हैं। तो अब त्रिज्या और ऊंचाई रही है उसी को लिखते हैं। तो पहले की त्रिज्या थी हमारे पास 3, और उसके ऊपर क्या था, स्क्वायर था, तो हम उसे कर देंगे स्क्वायर। और ये त्रिज्या है तो हम इसके लिए यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें पता रहेगा। वैसे और भाग में दूसरे की त्रिज्या कितनी थी, 1 थी, और उसके ऊपर क्या था, स्क्वायर। अब गुणा में हमारे पास यहाँ पे क्या था, पहले की ऊंचाई कितनी थी, 1, और गुणा में दूसरे की ऊंचाई कितनी थी, 3। यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है क्योंकि ऊंचाई पे कोई स्क्वायर नहीं आता है। तो देखते हैं हम, 3 का स्क्वायर यानी वर्ग हो रहा है 9, गुणा में 1 से गुणा करने में वही आएगा। 1 का वर्ग होता है 1, और 1 की गुणा 3 से करने पे 3 आएगा, और 3 से 9 कट रहा है, 1 से 9 कट रहा है 3 बार, तो आया 3, और दूसरे का अनुपात क्या है, 1। तो ये ऑप्शन जो भी हमारा सही बैठ रहा है उसे हम टिक कर देंगे, 3:1। ये हमारा बी नंबर राइट ऑप्शन है, तो उसे हम टिक कर देंगे। फिर आगे आ रहा है प्रायिकता का सवाल। एक थैले में 8, 2 और 5 क्रमशः लाल, काली और सफेद गेंदें में दे रखी है, और उसके साथ में हमें बोला गया कि एक गेंद निकालनी है और उस गेंद की काला न होने की प्रायिकता हमें बतानी है। तो देखो, सबसे पहले किसी की भी प्रायिकता बताओ। बट्टे में कुल परिणाम आते, तो कुल परिणाम आ रहे 8, 2, 10, 10 और 5 15। तो बट्टे में 15, 15, 15, चलो ये तो ऑप्शन मिल गए। ये तो होने वाला नहीं है वैसे, पर हो भी सकता है कटने के बाद। तो बट्टे में 15 आएगा, ये तो कंफर्म हो गया हमें। अब बट्टे में ऊपर का जो हमें लिखना है संभावित परिणाम, तो संभावित परिणाम हमें लिखना है काला ना हो, यानी काला ना हो, इसको हमें ध्यान में नहीं रखना है। बाकी तो हो सकते हैं, तो बाकी है 8 और 5 13, और भाग में 15, दोनों नहीं कट रहे हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। आगे है सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में दिया गया 12 और 15 का लसप है और मसप है, क्या होगा।
देखो लेसर पे और मैसर पे निकालने का तरीका आपको पहले ही बताया गया था। सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम एक साथ निकाला जाता है। निकालने का तरीका भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही है। तो 2 से 12 में जा रहा है 6 बार, 15 में नहीं गया। फिर 2 से 6 में जा रहा है 3 बार, 15 में नहीं गया। अब दोनों में नहीं जा रहा है तो हम आगे वाली संख्या लगाएं। 3 का 3 में भी जाएगा और 15 में भी जाएगा, और आखिर में लास्ट में 5 का दोनों में चला गया। तो एलसीएम आया है 2 की गुणा 2 से 4, 4 की गुणा 3 से 12, 12 की गुणा 5 से 60। तो एलसीएम हमारा कितना आया है 60। और इसी का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल 12 का अलग और 15 का अलग हल करेंगे। तो 2 से 12 6 बार, 2 से 6 3 बार और 3 से 3 1 बार। यहाँ पे 2 का भाग नहीं जा रहा तो 3 का जा रहा है 5 बार और 5 का 1 बार। तो कॉमन जो होगा वही आंसर होगा। तो 2 कॉमन नहीं आ रहा दोनों में, 2 फिर कॉमन नहीं आ रहा, 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। तो मैं से कितना था, यानी एचसीएफ कितना था 3। तो एलसीएम 60 और एचसीएफ 3। जो भी हमारा राइट ऑप्शन होगा उसे हम यहाँ पर टिक कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में राइट ऑप्शन ए ही है, 60 और 3, एलसीएम और एचसीएफ। आगे सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में हमें यहाँ पे दिया गया है अल्फा और बीटा। ये बहुपद हमें भी दिया गया है और इसके शून्यक है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम। हमें सबसे पहले क्या दिया गया था, एक द्विघात समीकरण दी गई थी। उसमें हमें पता है कि जब ये अल्फा बीटा दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए निकाल लेंगे, बी निकाल लेंगे और सी निकाल लेंगे। ए हमारे पास कितना है 1, बी हमारे पास कितना है प्लस का 2, सी हमारे पास कितना है प्लस का 1। ये हमें निकालना आता होगा। अब हम सिंपली क्या है, हमें इसका आंसर निकाल के देना है। लेकिन हम पहले क्या करते हैं कि दोनों जो हमारे शून्यक आ रहे हैं, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इनका योग और उनका गुणांक निकालते हैं। तो देखो योग कैसे निकलेगा, योग निकालने का फॉर्मूला था -b/a। तो हम देखते हैं -b माइनस और b हमारे पास है 2 बट्टे में a है 1, ये हमारा निकला है योग। और अब इनका निकालते हैं हम गुणांक। गुणांक निकालने का सूत्र होता है c/a, जो हमने पहले पढ़ रखे हैं। तो c हमारे पास है 1 और a हमारे पास है 1, तो इसका मतलब आ गया 1 ही। ये हमारी समीकरण 1 थी, ये हमारी समीकरण 2 है। अब हमें इसको हल करना, तो एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों भाग में आ रहे हैं। तो हम भी क्या करेंगे, हमारी जो समीकरण है उसका भाग लगाएंगे। और भाग कैसे लगाएंगे आइए समझते हैं। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 का भाग लगा देते हैं। किस प्रकार से आइए देखते हैं। इसको लगाने की जरूरत नहीं है, जो उत्तर है उसका भाग लगाएंगे हम। तो यहाँ पर हमें पता है यहाँ पे क्या आया -2, क्योंकि 1 का भाग लगाने -2 ही आता है। तो हम समीकरण 1 में 2 का भाग लगा देंगे। 1 हमारे पास ये थी, ये योग आया था हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, और भाग में क्या था गुणांक। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 में 2 का भाग लगा दिया, यानी इसमें इसका भाग, और इसकी जगह जो उत्तर आया है और इसकी जगह जो उत्तर आया उनका भाग लगा दिया हमने। अभी तक सरल नहीं है क्योंकि हमें ये चाहिए, ये हमें मिला नहीं है, तो हम इसको आगे भी हल करेंगे। अब इसमें एक चीज समझिए, जैसे मैंने बहुत बार बता रखा है कि ये गुणा में है, ये तो वैसे का वैसे रहने वाला, लेकिन ऊपर प्लस माइनस में जब दिया हो तो एलसीएम में उनको साथ में लाते हैं, और जब उन्हें तोड़ना हो तो तोड़ने का तरीका क्या होता है वो समझ लेते हैं। मतलब यहाँ पे जो अल्फा है उसके बट्टे में भी दोनों ये गुणांक आएगा, और प्लस में बीटा के बट्टे में भी ये गुणांक आएगा। ये आपको पहले ही बताया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, हम इस प्रकार से तो इजी हल कर सकते हैं कि दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर हमें पता है कि इसका इसमें भाग एक बार जाएगा, इसको हम लिख देंगे वापस, प्लस वापस से इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम में भाग लगाते तो एक बार जाता है और एक की से गुणा करते तो ये आता है। जब ये आता है मतलब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि प्लस माइनस वाले को अलग अलग लिखेंगे और बट्टे वाले को दोनों के नीचे रख सकते हैं। और बराबर में उत्तर क्या था, -2/1। यहाँ पे हम सिंपल देखते हैं कि प्लस माइनस है, लेकिन ऊपर और नीचे की जो संख्याएं हैं वो एक दूसरे से कट सकती है। जैसे मैं इस तरफ को इधर और इधर को उधर काट सकता हूँ, अल्फा से अल्फा, बीटा से बीटा कट सकता है।
प्लस माइनस है, यहां वहां मैं नहीं काट सकता, तो यहां से ये और यहां से ये कट गया, तो ऊपर बचा है अब कुछ नहीं, क्या बचा है 1, नीचे क्या बचा है बीटा, बीच में है प्लस, ऊपर कुछ नहीं तो क्या बचा है 1 और नीचे क्या है अल्फा, और बराबर में क्या है 1 का -2 में भाग लगाओ तो क्या आएगा -2। अब ध्यान से देखें हमें क्या पूछा गया था, दोनों को बट्टे में प्लस करना था, आगे पीछे है उनको दोनों प्लस में, इसको आगे इसको पीछे रख सकते हैं, और दोनों बट्टे में बराबर में, उत्तर क्या आएगा, उत्तर क्या आ रहा है -2। तो अगर ऑप्शन जो सही लग रहा है हमें उसे हम टिक कर देंगे, पहले ही ऑप्शन है तो हम उसको टिक कर देते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया एक समीकरण है ये वाली, इसमें यदि 12 y का मान है तो x किसके बराबर आएगा, इसको हम यहीं हल कर सकते हैं। कैसे, y की जगह में क्या रखना है 12, माइनस पे 5 बट्टे में 7 माइनस में x बट्टे में 3 बराबर में 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको सिंपल क्या करना है, या तो x की आप पद को इस तरफ ला सकते हैं, ठीक है, और इस तरफ ले आएंगे तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको हल कर सकते हैं। कैसे, ये बराबर से इधर माइनस का x बट्टा 3 है, बराबर के उधर जाएगा तो किसका आ जाएगा प्लस का x बट्टे 3, और यहाँ पे 12 में से 5 घट रहा था तो बचेगा 7, बट्टे में भी कितना है 7, और बराबर के उधर प्लस का 1 था, इधर आया किसका आ जाएगा माइनस का 1, ये 7 से 7 कट गया तो क्या बचा 1 माइनस 1 क्या आएगा इधर 0, और बराबर में क्या रहा है x, भाग में जो 3 है वो बराबर के इधर किस में आएगा गुणा में, तो 0 के साथ गुणा करने पे क्या आएगा x का मान 0 ही आने वाला है, तो 0 कहाँ पे है उसे हम टिक कर देंगे, वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सही। आगे प्रश्नावली 6 से हमें सवाल दिया गया, नीचे दिया गया चित्र है जिसमें DE BC के समांतर समांतर भुजाओं के समरूप बनने वाली आकृति हमेशा भाग क्या होते हैं समानुपाती बराबर होते हैं। तो हम यहाँ ध्यान से देखते हैं, समानुपाती भाग बन रहे, एक AD एक बट्टे में है DB, और एक भाग है AE बट्टे में है EC। देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने यह नहीं लिखा है कि समांतर भुजाएं हैं तो संगत भाग समानुपाती होंगे, ये इसीलिए नहीं लिखा है क्योंकि एक्चुअली ये हमें सिर्फ रफली करके देखना है, हमें सिर्फ टिक करना है, ठीक है, तो हमें इतना ज़्यादा डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ सिंपल सा पता है समांतर भुजाओं के संगत भाग समानुपाती इक्वल होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इधर वाला भाग इस वाले के समानुपाती होगा, इधर वाला भाग इसके समानुपाती होगा, जिसको हमने पहले क्वेश्चन कर भी रखे हैं। तो AD हमें कितना दिया गया है x, DB हमें कितना दिया गया x-2, और इन सवालों में ज़्यादा डेफिनेशन लिखने के लिए समय बर्बाद ना कीजिएगा क्योंकि ये हमें एक्चुअली करना ही रफ में है, हमें तो यहाँ पे सही उत्तर पर टिक करना है, और वो ऐसे नहीं मिलेगा, हल करने से मिलेगा, तो रफ में डायरेक्ट जल्दी से कर सकते हैं हम। AE की जगह हम लिखेंगे x+2 और EC की जगह में क्या दिया गया x-1, इसे हल करने से हमारा x का मान आएगा, वही टिक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन x वाली जो समीकरण में दे रखी है उनको हम हल करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x की गुणा इससे होगी, तो x की गुणा x से करने पे क्या आएगा x² और माइनस का माइनस, और x की गुणा x से करने पे क्या आएगा x। ये वाला हल हो चुका है, तो अब इस वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि मल्टीप्लाई यहाँ पे इस प्रकार से होगी, बराबर में x+2 की गुणा हो रही है x-2 से, तो ये तो इधर वाला तो हल हो चुका है, लेकिन इसको ध्यान से देखो, पहले x की गुणा पूरे ब्रैकेट से होगी, यानी x की गुणा x से करने पे x² आएगा, फिर माइनस x की गुणा 2 से करने पे 2x आएगा, फिर वापस अब इसकी गुणा इससे वापस करेंगे तो प्लस का 2, प्लस की 2 की गुणा x से करने पे प्लस 2x आएगा, फिर माइनस और 2 की गुणा 2 से करने पे 4 आएगा। तो अब ध्यान से देखते हैं हम, ये -2x और +2x एक दूसरे से क्या हो गया क्रॉस। यहाँ देखते हैं x² बचा है, ये बराबर से इधर प्लस का x² इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस, वैसे काट भी सकते थे लेकिन समझाने के लिए वापस लिख देता हूँ। उसके बाद हमारे पास क्या बचा हुआ है इस तरफ, यहाँ बचा है माइनस का x, वैसे का वैसे रहेगा, और बराबर में बचा है माइनस का 4। अब देखो x² एक दूसरे से क्या हो गए क्रॉस। अब बचा हमारे पास माइनस का x
और माइनस का 4, माइनस माइनस क्रॉस हो गया, x बराबर क्या आ गया 4। तो हमारे पास जो भी ऑप्शन में सही आ रहा है उसे हम टिक कर देंगे। आगे सवाल नंबर 17। एक समतल भूमि पर 7 मीटर व 12 मीटर लंबाई के 2 खंभे लगे हैं। यदि उनके तल से परस्पर दूरी 12 मीटर है तो उनके शीर्ष की परस्पर दूरी कितनी होगी, कितने मीटर होगी, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम एक आकृति बना लेते हैं जिसमें ये प्रश्नावली 9 से सवाल है। तो हमें पता है आकृति इस प्रकार से बनानी है कि 2 खंभे हो जो एक 7 मीटर का एक 12 मीटर का हो। तो ये दोनों एक दूसरे के सामने हम खंभे बना लेते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या किया, 7 मीटर का 12 मीटर का खंभा बनाया है और इनके बीच की दूरी 12 मीटर वो भी लिख लिया। अब एक चीज ध्यान रखो, ये 7 मीटर का खंभा है, ये बराबर से इधर देखते हैं तो यहाँ तक कितना आएगा 7 मीटर। ये खंभा एक्स्ट्रा कितना ऊपर है, 5 मीटर ऊपर है, यहाँ से इस बिंदु से लेके यहाँ तक। और उसने पूछा है कि जो ये शीर्ष है इसका शीर्ष ये है, इसका शीर्ष ये है। छोटे वाले का तो शीर्ष यही हो गया सबसे ऊपर, बड़े वाले का शीर्ष ये है। इनकी जो बीच की दूरी है ये वाली, ये हमें बतानी है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इस पे ध्यान देना है, इस वाले त्रिभुज पे, बाकी पे देने की जरूरत नहीं है। तो इसमें देखो हमें एक सबसे पहले लंब चाहिए था, लंब 5 मीटर मिल गया। क्यों, क्योंकि पूरा 12 मीटर था और ये इसके इक्वल आएगा तो 7 मीटर यहाँ तक था, बाकी 5 मीटर और रह गया। ठीक है, बीच की दूरी इनकी 12 मीटर थी और हमें इनके शीर्षों की दूरी निकालनी, हमें क्या निकालना, कर्ण। और कर्ण निकालना है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली कर्ण लिखे या x माने कुछ भी मान सकते हैं। और कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार हो गया 144 क्योंकि 12 का वर्ग, 5 का वर्ग हो गया 25, दोनों को जोड़ेंगे 169। और कर्ण के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट। और 169 का वर्गमूल निकलेगा तो कितना आएगा, 13 मीटर। यानी कि इनके शीर्षों के बीच की दूरी कितनी है, 13 मीटर। तो ये ऑप्शन हमें जहां पर भी मिलता है सही, उसे हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ये हमारा ऑप्शन नंबर आ रहा है, सही आ रहा है। फिर इसी में हम देखेंगे हमारा जो सवाल नंबर है वो आखिरी जो 18वां है, पहले क्वेश्चन के 18 क्वेश्चन थे। तो ये आखिरी क्वेश्चन हमें दिया गया, किसी समय सूर्य का उन्तास कोण 60 डिग्री है, यानी एंगल तो हमें मिल गया है। और इससे आप समझ जाओ कि ये सवाल प्रश्नावली नंबर 9 का ही है। तो कोण हमें दिया गया है और उस समय ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की छाया 100 मीटर लंबी है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको यहां पर कोई खंबा या मीनार और उसकी छाया बोले तो छाया हमेशा आधार पे ही आने वाली है, खंबे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहां पर खंबा था, खंबे की छाया की लंबाई जो थी, हमेशा मैंने बताया छाया हमेशा आधार ही रहेगी। ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, कोण हमारे सामने, तो हमें सिर्फ लंब और आधार से मतलब है। और लाल कक्का की ट्रिक में अब हमें याद भी हो गया कि लंब और आधार किस में आता है, साइन कोस टेन में। तो हम लिखेंगे टेन कितना 60 डिग्री और इक्वल में है, टेन में आता है पहले लंब और फिर आता है आधार। टेन 60 का मान आता है √3 बराबर में क्या है h। और ये भाग में जो 100 है वो इस तरफ किस में आ जाएगा, गुणा में। तो 3 की जब 100 से जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 √3 मीटर बराबर में h। हमसे ऊंचाई पूछी गई थी, इससे ज़्यादा हल करने के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन हमारा इसमें से मिल रहा है तो हमें आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। हमें यहाँ पर मिल गया है 100 √3 मीटर, ऑप्शन नंबर ए, तो उसे हम टिक कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन था पहला, उसमें 18 प्रश्न थे और वो होते हैं समाप्त।